Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 3 from your English supplementary reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. I repeat the name of the chapter, Journey to the End of the Earth, written by तिशानी दोषी. मतलब पृथ्वी के अंत तक, यहाँ पे अंत से अर्थ है कि पृथ्वी के अंतिम छोर, पृथ्वी के आखिरी छोर तक की यात्रा तिशानी दोषी के द्वारा लिखी गई है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन द होल चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. देयर विल बी 2 different videos of the same chapter, as the chapter is a bit lengthy. This is our first part and the translation starts from here. Before you read, पढ़ने से पहले, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. Bon voyage. तो लेखिका लिखती है कि यदि आप अपने ग्रह पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो उसको जानने के लिए सबसे अच्छी जगह जाने लायक जो है अंटार्कटिका महासागर जो है वो है. बोन वोएज मतलब शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी. नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स. अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. लेखिका कहती है कि इस वर्ष के शुरुआत में, प्रारंभ में, मैं रूस देश के एक रिसर्च वेसल माने अनुसंधान करने के लिए यात्राओं पर जाने वाले रशिया के एक जहाज से मैं, उस जहाज का नाम था एकेडमिक शोकलस्की. इस जहाज से मैं दुनिया का जो सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा शुष्क और सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाला जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहां जा रही थी. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. लेखिका कहती है कि मेरी यात्रा शुरू हुई मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर से, उत्तर की तरफ, जिसमें मेरी यात्रा में शामिल रहे 9 अलग अलग टाइम जोन्स. मतलब जहां जहां से होके गुजरी तो वहां के अलग अलग टाइम जोन्स थे. 6 जो है चेक पॉइंट्स, जांच की चौकियां थी. 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और जहां से वो होकर गुजरी अंटार्कटिका के लिए, तो वहां से लेके अंटार्कटिका तक 3 जो है पानी के बड़े बड़े क्षेत्र पड़े, और लगभग उतने ही पारिस्थितिकी मंडल भी पड़े. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. लेखिका कहती है कि जब मैंने वास्तविकता में अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा, तब तक मैं कार से, एरोप्लेन से और शिप से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में कम से कम 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी. यानी कुछ घंटों की यात्रा उसकी कार से रही होगी, कुछ घंटों की यात्रा एरोप्लेन से रही होगी और कुछ और घंटों की यात्रा शिप से रही होगी
अंटार्कटिका पर जब उसने कदम रखा तब तक इतने घंटे की यात्रा कर चुकी थी। और अंटार्कटिका के बोलती है कि अंटार्कटिका के खुले हुए, फैले हुए, दूर दूर तक फैले हुए व्हाइट लैंडस्केप, सफेद जमीनी भूदृश्य और उसके अबाधित नीले क्षितिज का सामना करने पर जो लेखिका का जो फर्स्ट इमोशन था वो बड़ा ही राहत भरा था। यानी उसकी जो पहली भावना थी अंटार्कटिका के फैले हुए खुले सफेद बर्फ से ढके जमीनी भूभाग को देखने की, अबाधित नीले क्षितिज को देखने की। यानी अंटार्कटिका से दूर देखें तो क्षितिज पर, होराइजन पर सूर्य उगता हुआ या डूबता हुआ दूर क्षितिज पर दिखाई देता हो, तो ये देखकर उसे जो है राहत का अनुभव हुआ। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। लेकिन इसके तुरंत बाद एक अगाध, अपार, प्रगाढ़ जो है आश्चर्य उसे हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। और लेखिका को आश्चर्य हुआ अंटार्कटिका की विशालता पर, उसकी अपारता पर, उसके पूरी दुनिया से पृथक अलग होने पर, और विशेष तौर पे इस बात पर लेखिका को आश्चर्य हुआ कि कैसे कभी किसी समय, बहुत सालों पहले, कभी किसी समय, किसी युग में भारत और अंटार्कटिका कैसे एक ही भूभाग का हिस्सा हो सकते थे, जबकि वास्तविकता यही है कि एक समय बहुत करोड़ों वर्षों पहले अंटार्कटिका और भारत एक ही लैंड मास, भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग अब लेखिका वर्णन करती है। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। लेखिका कहती है कि 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा, विशाल जो है मिला हुआ, अमालगमेटेड माने मिला हुआ, एकीकृत, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। तो 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना नाम का एक दक्षिणी अति विशाल महाद्वीप जो कि मिला हुआ था, कई सारे भूभाग से मिला हुआ था, वो अस्तित्व में हुआ करता था। गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा महाद्वीप अस्तित्व में होता था, और उसके केंद्र में ही हमारा आज का जो अंटार्कटिका है वो हुआ करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। उस समय चीजें बहुत अलग हुआ करती थी, पूरी तरह से अलग हुआ करती थी। वैश्विक परिदृश्य पर इंसान का आगमन नहीं हुआ था, उस वक्त इंसान धरती पर नहीं आया था। जलवायु बहुत ज्यादा गर्म थी और बहुत बड़ी विविधता में जो है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन पर पाए जाने वाले वनस्पति आदि, और फौना का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, रीजन में पाए जाने वाले जीव जंतु आदि। तो वहां गोंडवाना में बहुत करोड़ों वर्षों पहले इंसान नहीं थे, इंसान का धरती पर आगमन नहीं हुआ था। जलवायु बहुत गर्म थी और बहुत बड़ी अपार संख्या में वनस्पति और जीव जंतु हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। कह रहे हैं लगभग 500 मिलियन
वर्ष तक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो फला फूला चलता रहा। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर्स पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए थे और मैमल्स स्तनधारी जीवों का धरती पर धीरे धीरे आना शुरू हुआ था, उस वक्त लैंड मास जो जमीनी भूभाग था वो कट कट के अलग हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग देशों में बट गया। जमीन का भाग महासागरों पे से कट के बहकर ड्रिफ्ट होकर अलग अलग जमीनी भाग हो गए, अलग अलग देशों में हो गए और ज्यादातर वैसे हो गए जैसे कि हम अपने ग्लोब को, अपने पूरे विश्व को आज जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। लेखिका कहती है अंटार्कटिका को घूमना अब जो है उसी इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है और इस बात को पकड़ने के लिए, समझने के लिए कि हम कहां से आए हैं और संभवतः हम कहां जा रहे हो सकते थे, इन सब बातों को पकड़ना अब इसी जो है इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो लेखिका कह रही है कि इस बात को पर्वत की जो कॉर्डिलरन फोल्ड्स लिखा है, इसका मतलब है पर्वत समूह की परतें या तहें, कि पर्वत समूह की तहें या परतों के महत्व को समझने के लिए, और प्री कैम्ब्रियन का मतलब है वेल्स जो देश है उसके वेल्श की जो ग्रेनाइट शील्ड्स है, ग्रेनाइट पत्थर की जो परतें हैं, ओजोन और कार्बन, ओजोन की परत और कार्बन, और इन सब के एवोल्यूशन, मानव के या जीव जंतुओं के एवोल्यूशन यानी पैदा होना से लेकर क्रमिक विकास, और एक्सटिंक्शन यानी कि कई प्रजातियों का विलुप्त हो जाना जो है, इस सब को समझना है, इस सब को जानना है, इस सब को समझना है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling। लेखिका कहती है कि जब आप ये सोचोगे कि इतना सारा कुछ एक मिलियन वर्षों के दौरान, यानी 10 लाख वर्षों के दौरान इतना सारा कुछ घटित हो चुका है, तो ये सब अच्छा खासा दिमाग को चकरा देने वाला या दिमाग को चकमा देने वाली सब बातें हैं। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, एंड फ्रॉम द हिमालयाज साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं, लेखिका कहती है कि आप कल्पना कीजिए कि भारत जो है उस वक्त जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट हुआ था, जहां पे आज के देश जो अलग अलग या महाद्वीप आज के अलग अलग हो गए, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया खिसक के, वो पहले जुड़े हुए एक ही भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। खासतौर पे भारत और जो है अंटार्कटिका एक भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन लेखिका कहती है कल्पना कीजिए कि भारत जो है उत्तर की तरफ धकेला जा रहा हो और एशिया के साथ अटक कर, एशिया महाद्वीप के साथ अटक कर, चिपक कर उत्तर की ओर खिसका जा रहा हो, अपनी पपड़ी को जो है पकड़े हुए, अपनी धरती को, अपनी जो है क्रस्ट को, अपनी पपड़ी को पकड़े हुए, जकड़े हुए इंडिया जो है एशिया महाद्वीप के साथ साथ जकड़े हुए, चिपके हुए उत्तर की ओर खिसक रहा हो, एंड फ्रॉम द हिमालयाज साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, और हिमालयाज से जो है, हिमालयाज से दक्षिण अमेरिका जो है बहकर महासागरों पर बहकर सरक कर उत्तर अमेरिका की तरफ जा रहा हो, और
इस बीच दक्षिण अमेरिका के खिसक कर सरक कर उत्तर अमेरिका की तरफ जाने के बीच ड्रेक नाम का रास्ता, ड्रेक पैसेज का निर्माण कर रहा हो, जिससे कि एक ठंडी जो है ध्रुव के निकट की ध्रुव जो पोल्स होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिण अमेरिका का खिसक कर सरक कर उत्तरी अमेरिका की तरफ जाना, जिससे ड्रेक पैसेज खुलता हो, ड्रेक नाम का रास्ता मार्ग ड्रेक पैसेज खुलता हो, और उससे जो है ध्रुवों के पास की ठंडी ठंडी हवा और पानी का बहाव होता हो, जिससे कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और जिससे उस ठंडे करंट से बहाव से अंटार्कटिका जो है जमा हुआ और डिसोलेट माने निर्जन, वीरान, सुनसान या उजाड़ हो जाता हो, दुनिया के बॉटम पर अंटार्कटिका पहुंच जाता हो। कल्पना कीजिए कि ऐसा सब कैसे हुआ होगा, सब खिसक कर अलग अलग कैसे गए होंगे, कैसे हुआ होगा। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. लेखिका कहती है कि मेरी तरह सूर्य देवता की पूजा करने वाले एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति की तरह के लिए, लेखिका कहती है कि मेरे जैसे सूर्य देवता की पूजा करने वाले किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह पर बिताना जहां की पृथ्वी की 90% बर्फ इकट्ठी हो, जमा हो, ये एक ठंड से जमा देने वाली संभावना है। मतलब लेखिका जो है साउथ इंडियन थी, तो साउथ में आपको मालूम है दक्षिण भारत में गर्मी बहुत पड़ती है। सन वर्शिपिंग का मतलब है सूर्य की पूजा करने वाले, दक्षिण भारत के लोग सूर्य देवता की बहुत पूजा करते हैं, और वहां पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, सूर्य देवता वहां प्रबल रहते हैं। तो कल्पना कीजिए कि दक्षिण भारत में गर्मी की जगहों पर रहने वाला, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे रहने वाला व्यक्ति 2 सप्ताह के लिए अंटार्कटिका जैसे भीषण सर्दी वाली जगह पे चला जाए, जहां पे पृथ्वी की 90% बर्फ जमा हो, तो उसके लिए कैसा होगा। इतनी गर्मी में रहने वाला व्यक्ति इतनी कठोर ठंड कैसे झेल लेगा। तो लेखिका यही कहती है कि मेरे जैसे गर्म जगह पे रहने वाले, सूर्य देवता की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय व्यक्ति के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह पर बिताना जहां पृथ्वी की 90% बर्फ इकट्ठी हो, ये एक जमा देने वाली संभावना है। ना सिर्फ एक सर्कुलेटरी, एक चक्रवाती या चया अपचयी क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक यानी चया अपचयी क्रियाओं या फिर सर्कुलेटरी फंक्शंस के लिए नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी। कल्पना भी सोचिए आप कि कल्पना करके भी देखिए कि इतने गर्म इलाके में रहने वाला व्यक्ति इतनी भीषण ठंड वाली जगह पे कैसे सरवाइव करेगा 2 सप्ताह, वो भी। बट ऑल्सो फॉर द यहां इसके आगे से पढ़ना है, इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। आगे लेखिका कहती है कि ये तो ऐसा है कि जैसे किसी बहुत बड़ी दैत्याकार टेनिस की बॉल पर चलना, जो कि किसी भी प्रकार के मानव निशानी से रहित हो। अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका पे घूमना या यात्रा करना को लेखिका बताती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी विशालकाय किसी टेनिस की बॉल पर घूम रहे हो, जहां पर किसी प्रकार की इंसानी निशानी ना हो। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, कोई पेड़ ना हो, सड़कों पे लगे कोई होर्डिंग्स, विज्ञापन के तख्ते ना हो, इमारतें ना हो। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। लेखिका कहती है कि यहां पर आकर अंटार्कटिका में आप समय और सभी प्रकार की सांसारिक संभावना या स्वरूप वाली भावनाओं को खो देते हो। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिड्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. लेखिका कहती है द विजुअल स्केल रेंज
फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, कि यहां पर जो देखने की जो रेंज है, दृष्टि की जो रेंज है, वो बहुत अति सूक्ष्म से लेकर बहुत विशाल तक की हो सकती है। कि यहाँ पर अंटार्कटिका में अति सूक्ष्म चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी विशाल चीजों तक को देखा जा सकता है या उनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि मशक प्रजाति के कीड़े, मिजेस एंड माइट्स, मशक प्रजाति के कीड़े यानी मिजेस, और माइट्स माने घुन, छोटे छोटे बारीक दीमक जैसे घुन वाले कीड़े, इनसे लेकर ब्लू वेल्स, बड़ी बड़ी अति विशाल ब्लू वेल्स, जो धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा प्राणी होता है ब्लू वेल्स, इन तक को, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और बर्फ के जो अंटार्कटिका महाद्वीप से, ग्लेशियर से बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो कटकर अलग होकर समुद्र में बह के आ जाती हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, आइसबर्ग्स, वो इतने विशाल तक उन्हें तक देखा जा सकता है कि जो कि किसी देश के बराबर हो, और जिसमें अभी तक का जो सबसे बड़ा आइसबर्ग, सबसे बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा अंटार्कटिका में जो देखा गया, पाया गया, उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बेल्जियम जो देश है उसके क्षेत्रफल के बराबर का आइसबर्ग का इतना बड़ा टुकड़ा तक पाया गया। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place. लेखिका कहती है days go on and on in surreal 24 hour. लेखिका कहती है कि दिन यहाँ पे बीतते ही चले जाते हैं, बीतते ही चले जाते हैं, बीतते ही चले जाते हैं। सरियल का मतलब है स्वप्निल, स्वप्न जैसे, अवास्तविक 24 घंटों में, क्योंकि अंटार्कटिका जो है, और अंटार्कटिका में ही दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है, साउथ पोल। तो साउथ पोल में जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। तो 24 आवर्स तो ऐसे वहां बीतते जाएंगे जैसे कोई अवास्तविक समय हो। ऑस्ट्रल समर लाइट, और दक्षिणी गर्म प्रकाश में 24 घंटे आपके ऐसे बीतते चले जाते हैं, ऐसे बीतते चले जाते हैं जैसे कोई स्वप्निल या अवास्तविक समय हो। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, और एक सर्वव्यापी शांति हो, क्योंकि अंटार्कटिका में निर्जन इलाका है, वहां कोई मानव बस्ती नहीं है, तो दूर दूर तक, सैकड़ों हजारों मीलों दूर तक जो है सर्वव्यापी यूबिक्विटस साइलेंस, शांति रहती है, इन अनइंटरप्टेड बाय द ओकेजनल एवलांश और क्लेविंग आइस शीट। और ये जो हमेशा का बना रहने वाली जो शांति है, वो बस बीच बीच में तब भंग होती है, वहां पर केवल शोर या आवाज बीच बीच में कभी कभार वो भी तब होता है जब कोई एवलांश यानी भूस्खलन, पर्वत के टूट के गिरने की घटना, या जमीन के फटने या पर्वत के टूट के गिरने की घटना जो एवलांश कहलाती है, एवलांश अगर हो तब, या फिर बर्फ की चट्टानों का आपस में, बर्फ की शीट का पपड़ी का आपस में चरचराकर जो है फटना, चीर जाना, केवल एवलांश या बर्फ का फटना या चीरना, ऐसी अगर कोई घटनाएं हो तब ही वहां पर आवाज होती है, नहीं तो दूर दूर तक वहां सर्वव्यापी आवाज है। और ये घटनाएं, ये सारा सीन जो है वो अंटार्कटिका वाली जगह को बड़ा ही मानो कि शुद्ध या पवित्र बनाता हो। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। लेखिका कहती है कि ये एक प्रकार से विसर्जन है, ये एक विसर्जन है जो कि आपको फोर्स करेगा, बाध्य करेगा अपने आप को पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान के इतिहास में के संदर्भ में रखने के लिए आपको बाध्य करेगा। मतलब ये एक विसर्जन है जो कि आपको बाध्य करेगा अपने आप को कहां रखने के लिए, पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान के इतिहास के संदर्भ में अपने आप को रखने के लिए विवश करेगा। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और इंसानों के लिए लेखिका कहती है
कि ये प्रोग्नोसिस माने जो है भावी फल या भविष्य का कथन या पूर्वानुमान, ये जो है ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब लेखिका वर्णन करती है मानव प्रभाव या मानव का असर। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। लेखिका कहती है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता एक बहुत ही तुच्छ या नगण्य या बहुत ही मामूली से छोटे से समय अवधि यानी सिर्फ 12,000 वर्षों से है। तो 12,000 वर्षों की अवधि जब से पृथ्वी पर इंसान है, मानव है, इस अवधि को लेखिका बहुत पैल्ट्री माने तुच्छ या मामूली या नगण्य क्यों बताती है और काय पर बताती है? बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, की जो भूगर्भ विज्ञान की जो घड़ी है, जियोलॉजिकल क्लॉक है, उस पे तो 12,000 वर्षों की अवधि मात्र कुछ सेकंडों की अवधि है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, और खास तौर पे हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्षों से एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। तो इन करोड़ों अरबों वर्षों में मानव जो है पृथ्वी पर सिर्फ 12,000 वर्षों से है। तो ये तो जियोलॉजिकल क्लॉक पे सिर्फ कुछ सेकंडों जैसा प्रतीत होता है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। लेखिका कहती है कि और वो भी इस छोटे से समय की अवधि में, इस 12,000 वर्षों की अवधि में जब से इंसान पृथ्वी पर आया है, हमने इस पृथ्वी पर अच्छा खासा हंगामा या धमाल मचाया है। इतनी सी अवधि में हमने बहुत कुछ धमाल या हंगामा मचा रखा इतने से समय में। और प्रकृति के ऊपर अपना जो है डोमिनेंस माने अपना हावी हो जाना, हम पृथ्वी पे हावी हो जाने के लिए हमने खोदने या नक्काशी करने जैसा काम किया है कि इतनी सी अवधि में हम प्रकृति पर हावी हो गए। हम इंसान लोग, हमारे गांव हमने बसा लिए, कस्बे बसा लिए, शहर बसा लिए और बड़े बड़े महानगर हमने बसा लिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। लेखिका कहती है the rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, कि तेजी से बढ़ती हुई मानव की जो जनसंख्या है उसने सीमित संसाधनों के लिए, पृथ्वी पे जो संसाधन हैं यानी कि पानी, लकड़ी और जो खनिज पदार्थ वगैरह हैं, पृथ्वी तेल आदि, पृथ्वी के जो खनिज पदार्थ या पृथ्वी के जो संसाधन हैं, उनके लिए मानव की जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो जनसंख्या ने हमें काय में छोड़ दिया है, अन्य दूसरी प्रजातियों के प्रति संघर्ष या युद्ध में छोड़ दिया है। मतलब हम प्रकृति के संसाधनों को पूरी तरह से हम पा लेने के लिए अन्य प्रजातियों को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लकड़ियों के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो जंगली जीवों के आवास नष्ट कर रहे हैं। जब उनके आवास नष्ट हो रहे हैं तो वो जंगली जीव भी खत्म हो रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे जंगली जीव जो हैं वो एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तता की कगार पर आ गए हैं, समाप्ति की कगार पर आ गए हैं। कुछ वर्षों बाद किताबों में पढ़ाया जाएगा कि ऐसे ऐसे नाम का, ऐसे चित्र का भी कोई जीव हुआ करता था, जैसे डायनासोर हुआ करते थे। तो पृथ्वी के सीमित संसाधनों के लिए मानव की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने मानव को दूसरी प्रजातियों को मारने पर के लिए प्रेरित कर दिया है या विवश कर दिया है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और निरंतर रूप से जो फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल माने जीवाश्म, बहुत हजारों सैकड़ों वर्षों पहले की जो जीवाश्म वाले जो फ्यूल्स, जैसे करोड़ों अरबों वर्ष पहले लकड़ियां, वन वगैरह सब जमीन के नीचे दब गए, जल गए, तो वो लकड़ियां जलकर कोयला बन गई। तो फॉसिल जो होते हैं अवशेष, पुराने जीवाश्म के अवशेष, उनके फ्यूल्स का निरंतर
दोहन करना, उनके फ्यूल्स को निरंतर जलाते रहना, इसने पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की, मानो की कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरह से कंबल सी ढक दी हो, ओढ़ दी हो, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरे वैश्विक जलवायु को बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। जलवायु परिवर्तन जो है हमारे समय की सबसे ज्यादा पर्यावरण पर बहुत गर्मा गर्मी के साथ बहस करने वाला मुद्दा बन गया है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की तहें जो हैं वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या गल्फ स्ट्रीम यानी कि खाड़ी की तरफ बहने वाली महासागर की जल धाराएं ये बाधित हो जाएंगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और क्या ये धरती का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं? मे बी नॉट, लेखिका कहती है हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice। लेखिका कहती है कि दोनों ही तरह से अंटार्कटिका जो है इस बहस में, यानी जलवायु परिवर्तन की इस बहस में अंटार्कटिका जो है एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, यानी बहुत ज्यादा निर्णायक तत्व जो है अंटार्कटिका। ना सिर्फ इसलिए, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, ना सिर्फ इसलिए, केवल इसलिए नहीं है अंटार्कटिका इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण या निर्णायक तत्व, सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंटार्कटिका एकमात्र दुनिया की ऐसी जगह है जिसने अभी तक मानव सभ्यता को पाला पोसा या संचित नहीं किया है, और अन्य जगहों की तुलना में बिल्कुल विशुद्ध या प्रशांत, एकदम शुद्ध बना रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं, बट मोर इम्पोर्टेंटली, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसलिए भी अंटार्कटिका इस क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन की डिबेट का जो है निर्णायक हिस्सा इसलिए भी है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000-year-old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, क्योंकि अंटार्कटिका जो है अपनी बर्फ की जो भीतरी भाग है, अंटार्कटिका के बर्फ का जो एकदम नीचे अंदर का भीतरी भाग है, उसमें लगभग 5 लाख वर्षों से अंटार्कटिका ने जो है कार्बन के रिकॉर्ड्स को जो है अपनी बर्फ की परतों में उलझाकर, फंसाकर, बांधकर रखा हुआ है। कार्बन को अपनी बर्फ की परतों में बांधकर रखा हुआ है आधे मिलियन वर्षों से, लगभग 5 लाख मिलियन वर्षों से। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अगर हम हमारे ग्रह पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका जाने लायक सबसे अच्छी जगह है, ऐसा लेखिका कहती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट एंड द रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू in my next video. I would like to request you once again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.